हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोस बटनी। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। इससे पहले हमने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट जीनोम होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और उनके फंक्शन क्या क्या हैं। तो ये हमने पहले देखा था। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाकर देख लीजिएगा। उसी में आज हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। हम देखते हैं कि जो सभी यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह प्रेजेंट होती हैं। यह सेल हो गया, उनमें क्या है? न्यूक्लियस। और इसी में एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह सभी जो प्लांट सेल्स होती हैं और जो एनिमल सेल्स होती हैं दोनों में क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होगी? रॉड शेप की हो सकती है या राउंड टू ओवल शेप में भी देखने को मिलती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या करता है? एटीपी प्रोड्यूस करता है। यह लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट करता है। और एटीपी क्या है? यह मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स होती है जिन्हें कौन यूज़ करती है? सेल यूज़ करती है। मेन एनर्जी मॉलिक्यूल। इस कारण भी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसके बाद हम देखते हैं जीनोम के बारे में। जीनोम क्या होता है? जीनोम यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? जो सेल होती है उनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा जो डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल है और जो क्लोरोप्लास्ट होती है उनमें भी प्रेजेंट होती हैं। इनमें भी खुद का जीनोम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट जीनोम या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहते हैं। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो जीनोम क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनके जो डीएनए होती है उनमें प्रेजेंट सभी जीन्स का जो सीक्वेंस होता है वह क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। तो हम माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसे निम्न टॉपिक्स में हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनके ओरिजिन के बारे में, और जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम क्या होता है उसके बारे में। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इन डिफरेंट स्पीसीज। जो अलग अलग स्पीसीज़ होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का साइज़ क्या क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ डीएनए यानी जो डीएनए का अरेंजमेंट होता है वह इनमें किस तरीके से होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, तो इसमें हम देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। एम्प्टी डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनका खुद का जीनोम होता है अपना न्यूक्लियस के अलावा। तो यह क्या कहलाता है? एम्प्टी डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहलाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है यह क्या होता है? सर्कुलर होता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनके आधार पर क्या होगी? इनमें अनेक प्रोसेस होंगी यानी जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा और जो विभिन्न प्रकार की जो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोसेस है उनके लिए आवश्यक होती है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वह प्रॉपर फंक्शन कर सके, प्रॉपरली अपना कार्य कर सके, इसके लिए जो इनकी जीनोम होती है इनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह एटीपी जनरेट करने के अलावा जो और भी प्रोसेस हैं जैसे क्या हो गया? सेल सिग्नलिंग हो गई। तो इन सब में जो कैल्शियम होती है उन्हें स्टोर करने का काम भी कौन करता है? सेल सिग्नलिंग की जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें
यानी जो कैल्शियम को स्टोर करने का काम भी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट के जीनोम में जो विभिन्न प्रकार के जीन्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न कार्य के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उसे सबसे पहले 1963 में जो मार्गिट और जो सैल्वान नॉस थे इनके द्वारा डिस्कवर किया गया और इन्होंने यह बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। तो यह कब डिस्कवर हुआ, 1963 में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन के बारे में, यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है उनका ओरिजिन कैसे हुआ। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होती हैं उनमें जो राइबोसोमल आरएनए जीन और विभिन्न प्रकार के जीन्स जो प्रेजेंट होती हैं वह यह शो करते हैं कि जो इनका ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म क्या है, अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियल फैमिली में था, यानी जो किसके समान होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के समान होती है। इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उनमें जो डीएनए होता है वह क्या होता है, सर्कुलर होता है और इनमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होती है वह क्या होती है, 70S टाइप की होती हैं, राइबोसोम 70S। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन जो इनका जीनोम होता है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के समान होता है। इनमें जो राइबोसोम होती है वह भी क्या होती है, 70S टाइप की होती है, जो क्या होती है, प्रोकैरियोट्स की सिमिलर होती हैं। तो इसके आधार पर एक थ्योरी दी गई जिसे हम क्या कहते हैं, इंडो सिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। और इसमें वैज्ञानिकों का यह मानना था कि लगभग जो 1 बिलियन से लेकर 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो इन वैज्ञानिकों ने का मानना यह था कि 1 बिलियन से लेकर 1.5 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा हुआ होगा कि जो एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल्स थी उनमें एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम है एरोबिक वह क्या गए, इंटर कर गए, यानी जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनमें क्या है, जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम है वह क्या कर गए, इंटर कर गए, किसके थ्रू, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। और फिर इनमें क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा और उसके बाद क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो गए। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स बनी उनमें क्या थी, अपना भी डीएनए था और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें इंटर कर, यानी जो भी सेल्स थी वह इंटर कर गए और क्या हो गया, इवोल्यूशन हुआ और डेवलप हुआ। तो इनका भी खुद का डीएनए था जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस क्या प्रोसेस होती है, इनमें क्या होता है कि जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होती हैं उनमें सेल का कुछ पार्ट या पूरा पार्ट ही क्या जाता है, चला जाता है, यानी उनके द्वारा अंदर ले लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा यह थ्योरी दिया गया कि जो भी यूकैरियोटिक सेल्स थी उनमें क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम सेल्स थी वह इंटर कर गई, इवोल्यूशन हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप हो गया जिसमें क्या था, खुद का डीएनए था और वह किसके समान है, प्रोकैरियोट्स के समान है। इसमें यह भी बताया गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वह क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इनमें एक होता है इनर मेम्ब्रेन और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वह क्या है, प्रोकैरियोट्स के समान है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है वह क्या है, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन है और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वह क्या होती है, जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन है। तो इस थ्योरी में यही बताया गया था। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को देखने से पहले हम देखेंगे कि यह जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह एग्जैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी इसका सबसे पहले लोकेशन देखेंगे कि यह कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, सेल है और सेल के क्या होता है, यह साइटोप्लाज्म है। तो एक सेल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। तो यह सेल में
में प्रेजेंट क्या है, सेल ऑर्गेनेल, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिनमें ये वाला भाग क्या है, मैट्रिक्स। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि यह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इनमें दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये है एटीपी सिंथेज। ये हो गया ग्रेनुअल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मैट्रिक्स में, ग्रेनुअल्स। राइबोसोम भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, जो क्या होती हैं, 70S टाइप के होते हैं राइबोसोम। ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। यह आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होती हैं, एटीपी सिंथेज है, और जो मैट्रिक्स होता है उनमें राइबोसोम और जो भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है वह क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए उनकी जो मैट्रिक्स होती है उनमें प्रेजेंट होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह क्या होता है, सर्कुलर और कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी डीएनए भी कहते हैं। यह इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें क्या होती हैं, पोरिन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होती है तो अधिकांश जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होती है यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह क्या होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो जो डीएनए है यानी इनमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होती हैं, और यह क्या होती है, एक सीक्वेंस में क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। तो यह पूरा सीक्वेंस ही क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कहलाता है। तो जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उसमें अगर हम देखें तो उनका माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इनका साइज 16.5 kb या इसे हम कह सकते हैं कि 16,549 बेस पेयर से मिलकर बना होता है। तो इनका साइज जो स्पीसीज़ होती है उनके आधार पर डिफरेंट होता है, यानी अलग अलग स्पीसीज़ में जो इनका साइज़ होता है वह क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह कुछ इस तरीके से होगा, जिसका साइज कितना है, 16.5 kb। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होती है उनमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है एच स्ट्रैंड और एक होता है एल स्ट्रैंड। तो जो एच स्ट्रैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हैवी स्ट्रैंड कहते हैं। तो इनमें जो आउटर सर्कल है यह क्या है, एच स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये क्या होता है, हैवी स्ट्रैंड होता है, जो क्या होता है, ग्वानिन रिच होता है, ग्वानिन रिच, ग्वानिन। उसके बाद ये सेकेंड स्ट्रैंड होता है एल स्ट्रैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट स्ट्रैंड कहते हैं। यह जो इनर वाला सर्कल है यह क्या कहता है, लाइट स्ट्रैंड, यानी लाइट स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करता है। और यह क्या होता है, साइटोसिन रिच होता है, साइटोसिन रिच होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होती है उनमें टोटल 37 जीन्स पाई जाती हैं, जिनमें जो 28 जीन्स होती हैं वह क्या होती है, लाइट हैवी स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती हैं, और जो 9 जीन्स होती है वह कहाँ प्रेजेंट होती हैं, लाइट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होती है। तो इनके स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या हो गया, लाइट स्ट्रैंड जिनमें क्या है 9 जीन्स प्रेजेंट हैं, और एक हो गया हैवी स्ट्रैंड जिसमें कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, 28 जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा दोनों स्ट्रैंड में क्या होती हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए क्या होती है, साइट प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है और यहाँ पे एक साइट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इनका रेप्लिकेशन होता है वह एक साथ स्टार्ट होता है, लेकिन क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यह क्या है, क्लॉकवाइज है, और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। याद है, एक लाइट स्टैंड में और एक
हैवी स्ट्रैंड में। तो यदि रिप्लिकेशन क्या होगा, एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसमें अगर हम देखें कि जो हैवी स्ट्रैंड होती है उनमें एक लूप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, डी लूप कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लूप कहते हैं। यह क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, यानी इनमें कोई भी जीन्स क्या होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती हैं। यह क्या होता है, कंट्रोल रीजन होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती हैं वह 100 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, और यह विभिन्न प्रकार के जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यानी जैसे हम देखेंगे कि यह सेल है तो सेल में बहुत सारे क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, और प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होंगी, 100 कॉपीज़ क्या हो सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हो सकती है, जो एक क्या होती है, उनमें अरेंज्ड होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो 37 जीन्स होती हैं तो इनमें जो 13 जीन होती है वह क्या होती है, प्रोटीन को इनकोड करती है, और जो 22 जीन्स होती है वह क्या होती है, ट्रांसफ़र आरएनए के लिए होती हैं, और जो 2 जीन्स होती हैं वह क्या होती है, आरआरएनए के लिए होती हैं। इनमें जो प्लांट्स जीनोम होता है उनमें एडिशनल आरएनए के लिए भी क्या होती है, जीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 13 जीन्स होती हैं जो क्या हो रही है, प्रोटीन्स को इनकोड करती हैं, तो ये जो किस में इन्वॉल्व होती हैं, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है उनमें क्या होती हैं, यहाँ इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, एक सेलुलर प्रोसेस है जो क्या करता है, जो एटीपी की फॉर्मेशन है उस प्रोसेस में क्या करती है, हेल्प करती है, और यह कहाँ होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उनमें होती है। तो इन सब के लिए जो भी इन्वॉल्व प्रोटीन्स होती हैं तो इनमें जो 13 जीन्स होती हैं वह क्या करती हैं, इन्हें इंकोड करती हैं, और जो 22 जीन्स होती हैं वह ट्रांसफ़र आरएनए के लिए होती हैं, और 2 जीन्स क्या होंगी, आरआरएनए के लिए होती हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जो 16 एसआरआरएनए के लिए और 12 एसआरआरएनए के लिए जीन्स क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो आरआरएनए को क्या करेंगी, इनकोड करती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो हैवी स्ट्रैंड होता है उनमें क्या है, 28 जीन्स होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये नहीं होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और क्या हो गया, 28। तो 28 जीन्स कहाँ हैं, हैवी स्ट्रैंड में, और 9 जीन्स में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की लाइट स्ट्रैंड होती है उनमें प्रेजेंट होती है। तो इस जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें क्या होती है, कंट्रोल रीजन होती है। यानी कंट्रोल रीजन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट क्या होता है, डी लूप, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लूप या डी लूप भी कहते हैं। यह क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन। और इसके साथ ही यह क्या है, रेगुलेटरी रीजन है, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए सिंथेसिस और जो आरएनए सिंथेसिस होती है, यानी जो आरएनए सिंथेसिस के को कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल्स होती हैं वह कहाँ प्रेजेंट होंगी, इस कंट्रोल रीजन्स में ही प्रेजेंट होती हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेगुलेटरी रीजन भी कहते हैं। यह कहाँ पे है, ये वाले रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 1 जीन्स। तो कॉम्प्लेक्स जो 1 जीन्स हैं उनके अंतर्गत कितने जीन्स आते हैं, 7 जीन्स आते हैं, ND1 ND2 ND3 ND4 ND4L ND5 और ND6। तो यह कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ND1 हो गया, ND2 ND3 ND4L ND4 हो गया, ND5 और एक कहाँ लाइट स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है जिसे ND6 कहते हैं। तो यह क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रियल के जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती हैं उनके सब यूनिट्स को इंकोड करने का
को इंकोड करता है। तो ये सभी जीन्स क्या करेंगे, जो भी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स उन्हें इंकोड करते हैं। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड जीन। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जीन्स जो ये होती हैं, यह क्या करती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसका पार्ट होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यह उसका पार्ट है। और यह जो साइटोक्रोम बी प्रोटीन्स होती हैं उन्हें इंकोड करती हैं। इनके लिए जीन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। साइटोक्रोम बी जो प्रोटीन्स हैं उनको क्या करेंगे, इंकोड करती हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स 4 जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स 4 जीन है उसके अंतर्गत 3 जीन्स आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया C1, CO1, CO2 एंड CO3। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ CO1, CO2 एंड CO3। तो यह जो जीन्स यानी जो भी जीन्स होती हैं वह विभिन्न जो प्रोटीन्स होंगी उन्हें इंकोड करती हैं। और यह प्रोटीन्स किनका हिस्सा होती है, जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स होती है उनका पार्ट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो स्टोरेज की प्रोसेस होती है, उनमें यह सब क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स 5 जीन। तो जो कॉम्प्लेक्स 5 जीन है इसके अंतर्गत कितने जीन्स आती हैं, 2 जीन्स आती हैं। इसमें हो गया माइटोकॉन्ड्रिया एटीपेज 6 और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपेज 8, जो कहाँ प्रेजेंट है, ये हो गया और ये हो गया। तो जो यह जीन्स होती हैं वह जो एटीपेज सिंथेज जो कॉम्प्लेक्स होती है उसके प्रोटीन यानी एटीपेज सिंथेज नामक कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन्स को क्या करती हैं, इंकोड करती हैं। और यह कहाँ प्रेजेंट होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होती हैं उनके रूप में काम करती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स। जो किन में इन्वॉल्व है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है और जो एनर्जी का स्टोरेज है, जो प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उन प्रोसेस में क्या होती है, यह क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। आगे है राइबोसोमल आरएनए जीन्स। तो जो राइबोसोमल आरएनए जीन्स है इसके लिए कितने जीन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 जीन्स। तो ये कौन कौन से हैं, पहला हो गया 16S आरएनए और दूसरा हो गया 12S आरएनए। यह कहाँ पे प्रेजेंट है, इस रीजन में इस तरीके से प्रेजेंट होती है। जो राइबोसोमल आरएनए जीन्स होती है उन्हें इंकोड करेंगी और क्या होंगी, राइबोसोम यानी राइबोसोम किसके लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। तो यह जीन्स राइबोसोमल जो आरएनए होगी उनको इंकोड करती हैं और यह किस में इन्वॉल्व होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है उनमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ट्रांसफ़र आरएनए यानी जो tRNA जीन्स होती हैं वह कितने प्रेजेंट हैं, टोटल 22 प्रेजेंट्स होती हैं। और ट्रांसफ़र आरएनए भी किस में मेजर रोल प्ले करेगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उनमें जो ट्रांसफ़र आरएनए है वह क्या होता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो प्रत्येक ट्रांसफ़र आरएनए होता है वह एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसमें हम देखेंगे ट्रांसफ़र आरएनए कितने हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो कितने हो गए टोटल 22 जीन्स होती हैं। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उनमें विभिन्न प्रकार के क्या है, जीन्स हैं, उनका एक निश्चित क्या है, सीक्वेंस होता है। और यह विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होती हैं उन्हें क्या करेंगी, इंकोड करेंगी। और इनके आधार पर ही क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है अपने प्रॉपर जो भी प्रोसेस है यानी जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस है, एटीपी यानी जो एटीपी प्रोड्यूस करता है, इन सब के लिए क्या है, ये आवश्यक होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उनका साइज़ क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज़ में अलग अलग होता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज़ हम देखते हैं, उनका साइज़ क्या में किलो बेस में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन होता है उनमें 16 kb का होता है। सेकेंड है ड्रोसोफिला, इनमें 18 kb। थर्ड होती है ईस्ट जिसमें 75 kb। फिर फोर्थ है टर्निप जिनमें 218 kb। फिफ्थ है कॉर्न 570 kb और जो सिक्स्थ है मस्क मेलन, इनमें होता है 2000 kb का जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उनका क्या होता है,
साइज होता है। नेक्स्ट हम प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ह्यूमन यानी जो एनिमल्स है और जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है तो ये क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है यह एनिमल्स की तुलना में अधिक लार्ज होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसका साइज के भी अगर हम देखें तो हमने देखा कि ह्यूमन्स में लगभग कितने होंगे, 16 kb के होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होती हैं उनमें इनका साइज 200 से लेकर 2000 किलो बेस पेयर के बीच होता है। और इनका जो साइज लार्ज तो होता है लेकिन इनमें जो जीन्स होती हैं वह एनिमल्स की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। और इसके अतिरिक्त इनके जो एडिशनल डीएनए में जो लार्ज इंट्रॉन्स होंगे, रिपीट्स होंगे और जो नॉन कोडिंग रीजन होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। जो प्लांट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वह क्या होता है, सर्कुलर होगा और ब्रांच्ड मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन के साथ साथ लीनियर फॉर्म में भी क्या होते हैं, अरेंज्ड हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ है अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, अरेंजमेंट ऑफ डीएनए, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे अरेंज होता है। तो इनमें जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी तरह प्रॉपर या क्या होंगी, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड नहीं होती हैं और इनका जो जीनोम होता है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के समान होता है। तो इनमें जो डीएनए होती है वह क्या होती है, न्यूक्लियोइड्स में, जो न्यूक्लियोइड्स होती है उनमें अरेंज होती हैं, कॉम्पैक्ट, और इनमें क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। मल्टीपल जो कॉपीज़ हैं वह क्या होंगी, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोइड्स क्या होता है, या प्रोकैरियोटिक के भीतर एक ऐसा रीजन होता है, एक अनियमित आकार का एक क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होते हैं, सभी क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, इनमें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इनमें कोई प्रॉपर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाया जाएगा जो इन्हें क्या करेगा, बाइंड करके रखता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है तो इनमें क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं जो किसी भी सेल्स के लिए आवश्यक है। मेन तो होता है क्या, एटीपी। एटीपी क्या है, मेन एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आवश्यक जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होती है उनमें। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रॉपर फंक्शंस हैं उनके लिए जो इनका जीनोम है, इनमें प्रेजेंट जो जीन्स होती हैं वह क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, यह एक सेलुलर प्रोसेस है, यानी जो एटीपी फॉर्मेशन की प्रोसेस है उनमें हेल्प करती है। तो इनके लिए क्या होते हैं, जो 13 जीन्स होती है वह भी क्या होती है, इन्हीं में प्रेजेंट होती हैं। उसके विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं, यानी जो प्रोटीन्स उसके फंक्शन के लिए आवश्यक हैं, तो उन सभी के लिए जीन्स इनमें प्रेजेंट होती है। वही विभिन्न प्रकार के प्रोटीन सब यूनिट्स को क्या करती है, इनकोड करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी विभिन्न कार्य करता है, जैसे क्या हो गया, सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो गया, एपोप्टोसिस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल के रेगुलेशन में भी यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिनमें यह सब क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जो जीन्स होती है वह क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं और उनकी सहायता से ही यह प्रोसेस क्या होती है, अच्छे से हो पाती है। उसमें हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होती है उनका स्पेसिफिक फीचर होता है, जैसे क्या हो गया, हाई कॉपी नंबर, मैटरनल इनहेरिटेंस, यह एक अलग टॉपिक है, इसे बाद में हम डिटेल में देखेंगे। मैटरनल इनहेरिटेंस हो गया और हाई म्यूटेशन रेट हो गया। तो इन सब के जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इनकी वजह से जो साइंटिस्ट होती हैं उनको विभिन्न फील्ड में अपने रिसर्च के लिए या कुछ भी जो भी आवश्यक है उनके लिए क्या करती हैं, अट्रैक्टिव बनाती है, और इनकी स्पेसिफिक फीचर की वजह से ही क्या करती हैं, ये उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।